मैं मनोज जी से चाहूंगा कि वे अनोखे दर्शन जो उनका विशेष पकड़ जो है वो दर्शन और आध्यात्म पर है, तो वो उसी अंदाज में संदिग्ध किताब को लेकर अपनी विवेचना, अपनी संक्षिप्त टिप्पणी बताएं कि किताब कैसी लगी और पाठकों को क्यों लुभाएगी। स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं तेजन शर्मा जी को उनको जन्मदिन की बधाई दे दूं। ये अच्छा लगा मुझे कि उन्होंने अपना बुक बर्थडे भी इसी के साथ मनाया। यानी लोग बर्थडे पे रेस्टोरेंट बुक कराते हैं, इन्होंने बुक को ही जू की स्लॉट के लिए बुक करा लिया। इसकी एक कहानी है, रिश्तों की गर्माहट। और वो उसमें यह है कि कथानायक ये तय करता है कि अपने उपन्यास को भोपाल में ही पूरा करेगा। तो जो रिश्तों की ये गर्माहट जो है भोपाल के साथ तेजन शर्मा जी की बनी हुई है। और भोपाल से चूंकि मैं भी हूँ, इसलिए मुझे उस बात की याद आई। पिछली बार जब मैंने तेजन शर्मा जी पर लिखा था, तो मृत्यु जैसे विषय के प्रति उनके एक विशेष केंद्र को मैंने रेखांकित किया था। और इस पुस्तक संदिग्ध की भी अधिकांश कहानियों को जब मैंने पढ़ा, तो वो मुझे लगा कि कोरोना काल की ही कहानियां हैं। यानी जब मृत्यु पर महाभोज नहीं चल रहा था, बल्कि स्वयं मृत्यु का महाभोज चल रहा था। तेजेंद्र की इन कहानियों को पढ़ के ऐसा लगता है कि जब मृत्यु का इस तरह से साधारणीकरण हो रहा था कोरोना के समय, तब साधारण आदमी के दिमाग में क्या चल रहा था, ये वो कहानियां बताती हैं। साहित्य अकादमी अवार्ड विजेता जो है यू आर अनंत मूर्ति का जो उपन्यास है संस्कार, वो प्लेग पेंडेमिक जब हुआ था तो उसको बताता था। और अहमद अली का उपन्यास है ट्वेलाइट इन दिल्ली, वो स्पेनिश फ्लू या इन्फ्लुएंजा जो है उसकी पृष्ठभूमि में लिखा गया, जब उसके लेखक के शब्दों में दिल्ली बिकेम सिटी ऑफ द डेड। तो वैसे ही कोरोना को लेकर कुछ बहुत मार्मिक साहित्य हिंदी में आना चाहिए था, और पर बहुत ज्यादा दिखा नहीं मुझे। यानी द ग्रेट डिप्रेशन जिसे कहा जाता है, आर्थिक मंदी का दौर 1929 के आसपास जो आया था, उस पर तो जॉन स्टीनबैक का उपन्यास है द ग्रेप्स ऑफ राथ। लेकिन ये जो वाकई में द ग्रेट डिप्रेशन था, जो इतना अवसाद का समय था, इस महान अवसाद का समय, तब बहुत ज्यादा उस तरह का लेखन जो है नहीं दिखा। और तेजन शर्मा के इस कहानी संग्रह की बहुत सी कहानियां हैं जो इस शिकायत को दूर करती हैं। और सबसे बड़ी बात मुझे लगी कि वो इन्हें लिखते हुए कहीं भी सेंटिमेंटल नहीं है। इन्हें लिखते हुए तेजेंद्र जो है संबंधों पर पड़ने वाले दबाव को ही नहीं, बल्कि कैजुअल इंटरेक्शन की जो प्रकृति है उसमें आए बदलावों को भी वो चिन्हित करते हैं। एकांत के नैरेटिव तक में भी उनके कुछ अलग ही तरह के अनुभव हैं, और जो ऐसे हैं कि जो व्यक्ति ही नहीं वस्तु तक को भी प्रभावित करते हैं, जो मैं आगे बताऊंगा। मुझे याद है कि लॉस एंजलिस टाइम्स में लिखते हुए लेखक जो टॉम बिसल ने लेखकों को कोरोना से दूर रहने की ही सलाह दी थी। उन्होंने ये कहा था कि जब आप सबसे भयंकर जो है ग्लोबल एक्सपीरियंस से गुजर रहे हैं, जिसमें लाखों लोग मर रहे हैं, तब उसमें आर्टिस्टिकली एक्सप्लोर करने के लिए है ही क्या। और सिवाय इसके कि आप ये कहें कि हाँ यस दिस वाज टेरिबल। तो तेजेंद्र जो हैं वो टॉम बिसल की सलाह को नहीं मानते, और उनकी कहानियां पढ़कर आप भी मानते हैं कि अच्छा हुआ कि तेजेंद्र जी ने नहीं माना। उस अनुभव में बहुत कुछ ऐसा था, हम समझते हैं कि जो हमें सुन्न कर रहा था। और इस तरह की इमोशनल प्रोसेसिंग जो तेजेंद्र शर्मा जी ने हमारे अपने विरेचन के लिए इस इन कहानियों में डाली है, तो वो एक अलग ही बात है, वो अलग तरह का कैथारसिस है। अब जैसे तेजेंद्र शर्मा जी की एक कहानी है इसमें, सहयात्री। तो वो दो लोग हैं जो बूढ़े हैं, एक भल्ला जी और दूसरी उनकी पत्नी नीलम। अब चूंकि मैं भी रिटायर हो गया हूं, तो मुझे इस कहानी से मैं आपको ज्यादा अच्छी तरह से रिलेट कर पाता हूँ, क्योंकि यहाँ भी एक रिटायर जोड़ा है, दोनों साथ साथ अच्छी तरह से रह रहे हैं, बच्चे अमेरिका में हैं। और यहाँ भी तेजेंद्र शर्मा जी का वही पेट सब्जेक्ट है, मृत्यु। तो जो कभी नीलम जी जो इस कहानी में है, नेटफ्लिक्स पे मेरा साया फिल्म देख रही हैं, और वो उभर आता है उनके दिमाग में कि यदि उनकी मृत्यु हो जाए तो भल्ला साहब का क्या होगा, बिना इस बात को दिमाग में लाए कि भल्ला साहब भी तो पहले जा सकते हैं, जो अंततः इस कहानी में कोविड के कारण होता भी है। पर त्रासदी ये थी कि उस मृत्यु से पहले ही वे अपने पति पर बुरी तरह से यौन निर्भर हो चुकी थी कि स्वयं उन्हें लकवा मार गया था। तो डिपेंडेंसी जो है वो वृद्धावस्था का एक दुस्वप्न है, एक नाइटमेयर है। डिपेंडेंसी इकोनॉमिकली इनएक्टिव हो जाना उतना हर्ट नहीं करता जितना कि जो फिजिकली इनएक्टिव हो जाना हर्ट करता है।
और नीलम जी जो हैं वो अपने पति पर उसी तरह से फिजिकली डिपेंडेंट हो चुकी हैं। सरकारें जो हैं वो ओल्ड एज डिपेंडेंसी रेशियो की सांख्यिकी निकालती रहती हैं, पर ये जो दूसरा आयाम है जो कोरोना के दौर में देखने में आया, जब विदेशों की फ्लाइट्स भी प्रतिबंधित हो चुकी थी तो बेटे भी नहीं आ सकते थे, कोई और नहीं आ सकता था। पति की कोविड ग्रस्त देह जो है वो दूसरे कमरे में मृत्युपरांत पड़ी हुई है, और पत्नी उसी घर में लकवाग्रस्त है। यानी त्रासदियों की एक श्रृंखला जो है, जो मनुष्य के अल्टीमेट हेल्पलेसनेस को रेखांकित करती है, वो बताती है कि ये सिर्फ हेल्पलेसनेस मात्र नहीं थी, असहायता ही नहीं थी, होपलेसनेस भी थी। यानी यहाँ पे अज्ञेय की तरह का वो भव्य एकांत नहीं मिलता, जिंदगी की एक ऐसी कैद मिलती है जिसे तोड़कर यदि भल्ला जी चले भी जाते हैं दुनिया के किसी दूसरे ध्रुवांत पर, तो नीलम जी को अपने घिसटते हुए लकवाग्रस्त शरीर को कायम रखने का कोई उपाय नहीं, और उनकी एकमात्र आशा यही हो सकती है जो लेखक ने बताई नहीं, लेकिन हम समझ सकते हैं कि वायरस का संक्रमण ही अपने पति के महाप्रयाण के बाद उनके सहयात्री होने की एकमात्र आशा है। ये वो कहानी है उस तरह की। कोरोना ने हमें ये याद दिलाया था कि हम उससे पूर्व जिन ह्यूमन इंटरेक्शंस की कमजोरियों को लेकर झल्लाते थे, जिन कमीनगी को हम याद करते थे, वो एक दिन हमें गनीमत की तरह याद आएंगी। एक दिन वही चीजें जो है एक नॉस्टैल्जिया बन जाएंगी। इस संग्रह में एक कहानी है रेफ्रिजरेटरों में डाका। अभी किसी मौत वौत की कहानी नहीं है, पर है वह कोविड काल की कहानी। यहाँ पृष्ठभूमि जो है लंदन के लोकल स्टेशन के बुकिंग ऑफिस और किचन के रेफ्रिजरेटर की है, जिसमें कर्मचारी अपना भोजन साफ लाकर रखते हैं, पर कब कौन किसके भोजन पर हाथ साफ करते ये पता नहीं है। इस बुकिंग ऑफिस में जासूसी के डर से सीसीटीवी कैमरे भी नहीं लगे हैं, तो रोज रोज की चकचक है, रोज रोज की बदमजगी है, स्थायी सरदर्द है। लेकिन जब कोरोना आया तो जैसे ये छोटी छोटी क्षुद्रताएं जो थी, ये जो रोजाना का टुच्चापन था, इसकी कमी अखरने लगी। और उस चीज को जो है तेजेंद्र एक फ्रिज के खालीपन और सूनेपन से उभारते हैं। एक वस्तु में जैसे जीवन महसूस कर लेते हैं वो, तब जबकि कोविड ने बहुत से लोगों का जीवन ही खत्म कर दिया। यानी एक तरह का न्यूट्रॉन बम फलसफा जो है वो इसमें है कि चीजें बची रह जाएंगी, लोग ही नहीं रहेंगे। तब वही कमजर्फ, वही ओछी चीजों के लिए जो है हम लोग तरसेंगे। तो वो इस कहानी को देखकर मुझे लगा कि ये कितनी गहराई से लिखी गई है। ऐसी एक कहानी है बेपर्दा खिड़की, और ये कोरोना क्राइसिस पर है। एक और कहानी, घटना यहाँ पर भी लंदन में स्थित है, यदि उसे घटना कहा जा सके तो, क्योंकि कहानी तो सिर्फ इतनी है कि खिड़की पे पर्दा लगाना है। यानी उसे एक तरह की अघटना भी कहा जा सकता है। और तेजेंद्र की कहानियां जो हैं इन्हीं नॉन इवेंट्स की कहानियां हैं, पर आप उन्हें अघटित नहीं कह सकते। वे घटित हैं किसी घटना के न होने पर भी, क्योंकि बहुत से दृश्यों और हालात के बीच उस समय बहुत कुछ ऐसा भी था जो मानस पटल पर घट रहा था, मानसिकी में सिकी में घट रहा था। तो इसमें यह है बात कि एक ड्राई क्लीनर की दुकान है जो पहले थी, अब बंद हो गई है कोरोना में। एक अपनी खिड़की है जो बेपर्दा है, और कुछ भी बहुत या थोड़ा भी नाटकीय नहीं है, लेकिन उन्हीं के जरिए कोरोना की डेस्पोंडेंसी को तेजेंद्र उकेर देते हैं। यानी मन के भीतर की जो उथल पुथल है उसकी सारी सघनताओं को वो चित्रित कर लेते हैं बिना किसी हिस्ट्रियोनिक्स के। फिर और कोरोना पे ऐसे उनकी और कहानियां भी होने के बावजूद मैं उनका उल्लेख यहाँ पर रोकता हूँ, और मेरा ध्यान इस बात पे जाता है कि कोरोना कहानियां लिखने के बावजूद उन्होंने अपनी जो कथा संग्रह का नाम अभी जो पूछ रही थी कि संदिग्ध क्यों रखा है, नॉन रिप्रेजेंटेशनल नाम मुझे भी लगता है, क्योंकि इस पुस्तक के शीर्षक जो है वो जिस कहानी के नाम से है, वो पुस्तक वो जो कहानी है वो इस पुस्तक की जो कोरोना कथाएं हैं उनकी बहुतायत का प्रतिनिधित्व नहीं करती। वो कथा तो दूसरे ही विषय पर है, और मैं उसे कहीं और पढ़ भी चुका हूं। फिर भी तेजेंद्र जी ने उसे संग्रह में स्थान दिया है और उसे सबसे पहले रखा। और इस शीर्षक का जो पुस्तक का जो शीर्षक है वो भी उसी के नाम से दिया है। तो मुझे लगता है कि उन्होंने जानबूझ के किया है। उन दिनों कोरोना पर साहित्य में इतना कुछ कचरा लिखा जा रहा था
कि वो एक अनुभविक एडवर्सिटी लगने की जगह एक फैड, एक फैशन लग रहा था। जैसे कुछ लोग ट्रेंडी लिखना चाहते हैं ना, तो उस तरह की कोई चीज लग रहा था। और तेजेंद्र जी जो है वो इतने गंभीर रचनाकार हैं कि वो अपने आप को उस कतार में खड़ा हुआ नहीं देखना चाहते, और इसलिए इस शीर्षक के जरिए वो अपने आप को उस फैशन, उस फैड से डिसोसिएट करते हैं। ये कहानियां उन्होंने ये निश्चय करके थोड़े लिखी हैं कि उन्हें कोरोना पर लिखना ही लिखना है, कि साहित्य की दुनिया में चूंकि अभी एक नई फैंसी आई हुई है तो आप उसे पकड़ लो। ये टॉपिक जो है चूंकि हॉट केक की तरह बिक रहा है, तो आप इस पर लिखना शुरू हो जाओ। ऐसा नहीं किया उन्होंने, ये तो उनके कथाकार का जो है ऑब्जर्वेशन था, जो इस शेप में फलित हुआ जिसमें ये कहानियां आ गई। ये किसी ट्राउमा को एक्सप्लॉइट करने नहीं है, वो तेजेंद्र जी के मिजाज को जो है पुछताता ही नहीं है। इसलिए इस पुस्तक का शीर्षक जो है किसी एम्ब्लेमेटिकल तरीके से रखना, किसी आउटलाइन या अंडरलाइनिंग तरीके से रखने से उन्होंने जानबूझ के, मुझे लगता है कि इनकार किया होगा। क्योंकि पुस्तक है कहानी की, और उसको कहानी की तरह पढ़ें कि बैनर की तरह पढ़ें, लोगों की तरह पढ़ें। तो उन्होंने इसीलिए ये शीर्षक रख के कहा कि भैया इसको कहानी की तरह पढ़ा जाए, और संदिग्ध कहानी को उस इसलिए उन्होंने शीर्षक को उपयुक्त समझा। पर है ये कहानी कुछ वैसी ही स्पिरिट की, यानी जैसे कोरोना जो है मनुष्य की कुछ ज्यादा ही चतुराई का नतीजा थी, वैसे ही ये कहानी जो है एक आदमी के स्तर पर एकदम स्वतंत्र तरह से ये बताती है कि कैसे वो अपने ही बिछाए जाल में फंसता जाता है। तो जैसे कोरोना जो है वो मनुष्य को उसके चातुर्य की बैरन हाइट्स पर, उनकी जो बांझ ऊंचाइयां हैं, उनकी जो नीचाइयों को बता रहा था कोरोना। तो यहाँ भी शाहिद नाम का एक पाकिस्तानी पति है, वो अपनी सहज विश्वासी पत्नी के साथ प्रपंच रचता है, और अंततः उसका प्रपंच जो है लौटकर उसी पर आता है, बल्कि और भी ज्यादा पनिशिंग तरह से आता है। तो इस मायने में ये कहानी जो है इस संग्रह की स्पिरिट से कोई बहुत ज्यादा बड़ा डिविएशन नहीं है, बस संदर्भ जो है उसका कोरोना का नहीं है। और तेजेंद्र शर्मा जी के कहानीकार की एक बड़ी विशेषता मुझे जो लगती है इसको पढ़ते हुए, कि वो अपने संदर्भों के बहुत ही बारीक डिटेल्स पकड़ते हैं। माने जब वे संदिग्ध लिखते हैं तो एयरपोर्ट ऑपरेशंस की महीनताएं उन्हें पता है। जब वे लंदन के रेलवे स्टेशन के जो है ऑपरेशंस की विशिष्टियां जो हैं, उनके पर्टिकुलर्स, वो उनको बहुत अच्छी तरह से बताते हैं। और हिंदी साहित्य में मुझे ये कमी दिखती है, तथ्यों के प्रति एक तरह की असावधानी चलती है हिंदी में, अक्सर देखने को मिलती है, और वो अंततः कथा की विश्वसनीयता का घात ही करती है। अब हम लोग ने तो देखा कि अर्विंग वेलेस हैं, जेफरी आर्चर हैं, सिडनी शेल्डन हैं, अलेक्स हैली, वो जब किसी विषय पर फिक्शन लिखते हैं तो उस परिवेश और उस पृष्ठभूमि के सारे एट्रीब्यूट्स को, सारे फीचर्स को पकड़ते हैं। हिंदी का फिक्शन राइटर जो है ये मेहनत कम ही करता है। तेजेंद्र जी में ये विशेषता मैंने देखी इन कहानियों को पढ़ते हुए, कि वो उस परिवेश के जिसको कि लेकर वो कहानी रच रहे हैं, उसके उन माइन्यूट डिटेल्स को भी जो है बहुत अच्छी तरह से, बहुत प्रिसीजन के साथ पकड़ते हैं। और जो बात मैं पहले भी कभी कहा हूं कि तेजेंद्र जी मूलतः जिंदगी के आखिरी सिरे को पकड़ने वाले कहानीकार हैं। मैं उनको यवनिका पतन का कहानीकार कहता हूं। पता नहीं कितने अलग अलग कोणों से वो मृत्यु के इतने स्नैपशॉट्स खींचते हैं, कोरोना हो या ना हो। अब जैसे इसी संग्रह में उनकी एक वंस सोल्जर, एक आफ्टर लाइफ की कहानी है, एक शोक संदेश है, एक अंतिम संस्कार का खेल है, वो भी सब ऐसी ही कहानी है। यानी मुझे लगता है कि जिसे एक कहानीकार के रूप में अमर होना है, तो उसको ये लिटिल स्लाइसेस ऑफ डेथ अपनी कहानियों में पेश करनी, ये भी बड़ी दिलचस्प बात है। और एक बात जो उनकी कहानियों में अच्छी लगी, कि वे अपने कहानियों के पात्र को जरा सा भी रोमांटिसाइज नहीं करते। वे आदमी की बुनियादी बुनियादी जो कमीनगी है उससे कहानी कमाते हैं। जैसे संदिग्ध का शाहिद है, या अंतिम संस्कार का नरेन है, या बेपर्दा खिड़की का अजय है, या मैं भी वैसा ही हूं का नायक है। ये सब प्रायः शुद्रात्मा पात्र हैं, बहुत ही नीचा शेर। आदमी अपनी अपनी तरह से पाजी होता है। तेजेंद्र जी जो है उसके भीतर से भी बड़ा रोचक कथारस जो है वो ढूंढ निकालते हैं। तो उनका ये संग्रह जो है उसका स्वागत है, और मुझे उम्मीद है
कि वो अपने इस कथा क्रम को, कथा लिखने के क्रम को अनवरत रखेंगे, वो दीर्घायु हो, उनके साथ साथ उनकी कहानियां भी जो है इसी तरह की दीर्घायुष्य को प्राप्त करें। शुभकामनाएं।